बहुत बढ़िया। कौन है शानवी, देवांश, नव्या, कुछ बहुत सारे। अब मैं कहाँ तक नाम लूं भाई इसमें। देखो भाई। हाँ, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बस यही जज्बा तो चाहिए एकदम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ बेटा। चलो भाई शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट फटाफट खाना पीना खाते रहो, मस्त एकदम बिंदास रहो, खाते पीते रहो, ताकत अपने अंदर रखा लगा के रखो एकदम बढ़िया वाली। चीजों को रिवाइज ज्यादा करो। 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे पढ़ो, 1 घंटा रिवीजन। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटा पढ़ो, 2 घंटा रिवीजन। रिवीजन डेली करो, रिवीजन ज्यादा करो, समझ रहे हो। उसी से नंबर आएंगे। मैक्सिमम रिवीजन मैक्सिमम मार्क्स। रिवीजन और मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उससे तुम्हें चीजें याद होंगी। बस बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ भी इधर उधर की कोई चीज नहीं, लगातार पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। समय है अपने पास कम। इलेक्ट्रिक चार्ज कल बता दिया था मैंने। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने कल बता दिया था। सब्सटेंस फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो अपने ऊपर भी फोर्स लगाए, सामने वाले पे भी लगा ले, बात खत्म। 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 1.6, नेगेटिव 1.6 10 की पावर -19। क्यू से शो करते हैं, चार्ज को क्यू से शो करते हैं। इसकी यूनिट कूलाम्ब होती है। अगर ये प्रोटॉन होता तो क्यूपी, इलेक्ट्रॉन होता तो क्यूई। छोटी छोटी बातें। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कितनी बार भी चार्ज ट्रांसफर करो, कितनी बार भी चार्ज ट्रांसफर करो, लास्ट में रिजल्टेंट सेम आता है, खत्म नहीं होते, ना बनाए जा सकते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दो चीजों को आपस में रब कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, तो फ्रिक्शनल। उसमें भी अगर रुकी हुई है, चार्ज नहीं चल रहे हैं, चार्ज नहीं चल रहे हैं तो स्टैटिक। तार लगा दिया, चार्ज चल रहे हैं तो डायनेमिक। आगे बढ़ें। Q इक्वल टू एन, एक फॉर्मूला होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q का मतलब चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला Q अपॉन टी, Q की जगह एन अपॉन टी। ये सब कल की बातें थी, पुरानी पुरानी बातें थी। इसमें 2 तरीके की करंट सिखाई, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की तरफ होती है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। मेन वाली कौन सी होती है? कन्वेंशनल होती है। मेन वाली करंट कल मैंने बताया था। 3 चीजें हो सकती हैं, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। अमीटर मेजरमेंट करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। अमीटर लो रेजिस्टेंस होता है। पिछली बातें याद आ जाएंगी तुमको, पिछले जन्म की, ठीक है। तो वोल्टमीटर मेजरमेंट वोल्टेज को करता है, पैरेलल में लगता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, सीरीज में लगता है, लो रेजिस्टेंस होता है। आगे बढ़े। सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज बड़ा, टेस्ट चार्ज छोटा। टेस्ट चार्ज इनफाइनेटली छोटा मानते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है। कल बताया था कि अगर ये नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो करोगे क्या तुम उसका रख के अपने पास, जब वो तुम्हारे साथ है ही नहीं। जब वो तुम्हारे साथ है ही नहीं तो करोगे क्या रख के? फालतू पुरानी यादें इकट्ठा किए रहो। इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो साथ देगा नहीं, बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड सिखा ली। सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को रख दें तो फोर्स फील करे, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर बताया था मैंने, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, फिक्स नेचर नहीं होगा, डुअल नेचर हो जाएगा, पार्टिकल हो जाएगा, वेव हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, बात खत्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में,
इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक तुमने कुछ वर्क किया, वर्क और चार्ज के रेशियो को पोटेंशियल कहते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर तुम एक जगह से दूसरी जगह गए तो पोटेंशियल के डिफरेंस को, दो जगह के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर, बाहर से अंदर आओगे तो पोटेंशियल, अंदर अंदर चलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस। कल तक सीखा, कल तक सीखा, आज कहानी चेंज। बच्चों एक मैसेज कर दूं ग्रुप में, ज्वाइन एवरीवन। ज्वाइन नहीं कर रहा है बच्चा, सब सो रहा होगा। ज्वाइन एवरीवन, एवरीवन की स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा बेटा, क्लास कितने बजे तक चलेगी? पढ़ना शुरू किए नहीं, क्लास कितने बजे तक चलेगी बताओ कैसे? मैं ज्यादा नहीं, 12:15 तक तो मान ही लो, ठीक है? देखो भाई, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो। जब पढ़ाने वाला तैयार है तो फिर पढ़ते रहना चाहिए। आज ऐसे हम तुमसे कहें, देखो बेटा, बाद में बताएंगे, भूल गया तो है क्या। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा ओम्स लॉ, बिना दिमाग लगाए। ओम्स लॉ, यहीं से चैप्टर की शुरुआत समझ लो, यहीं से सब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई, समझ लो। ओम्स लॉ, देखो बच्चों, भैया एक ओम साइंटिस्ट थे, ओम साइंटिस्ट थे। क्या थे? ओम साइंटिस्ट। अब चीजों को समझना, ठीक है? ओम ने क्या कहा कि अगर एक तुम वायर ले लो, ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना, एक तुम वायर ले लो, बहुत ध्यान से सुनना। इस वायर को तुम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो और स्विच को ऑफ कर दो। AB वायर ले लो, बैटरी से कनेक्ट कर दो और स्विच को ऑफ कर दो। बहुत ध्यान देना मेरे बेटा। स्विच ऑफ कर दिया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो उल्टा सीधा चल रहे होंगे। पता नहीं कौन कहां जाना चाह रहा होगा, कुछ नहीं पता, सब टेढ़ा मेढ़ा चल रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं एवरेज करंट 0 होती है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि एवरेज करंट 0 होती है। एवरेज करंट 0 होती है। और दूसरी बात, यहां पर और यहां पर पोटेंशियल भी नहीं होता, पोटेंशियल भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है वोल्टेज, तो करंट भी नहीं है, एवरेज करंट 0 है। सही है? देखो ध्यान से, अब है क्या, अगर हम तुमसे ये कहें, इसी में यही वायर तुमने ले लिया, यही वायर तुमने ले लिया, देखो ध्यान से बेटा, अब यही तुमने वायर ले लिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, अब स्विच को तुमने ऑन कर दिया। जैसे ही तुमने स्विच को ऑन किया, बस काम शुरू, ये A और ये B। जैसे ही स्विच को तुमने ऑन किया, पूरा ध्यान पढ़ने पे देना बेटा, कोई मैसेज किसी को मत करो, मुझे भी मत करना, भी पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। जैसे ही स्विच को ऑन किया तो A वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया, B वाला हिस्सा निगेटिव हो गया। जैसे ही B वाला हिस्सा निगेटिव हुआ तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करने लगे पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव मूव करने लगे पॉजिटिव की तरफ,
और पॉजिटिव में वाइब्रेशन होने लगा, पॉजिटिव में वाइब्रेशन होने लगा नेगेटिव की तरफ इधर। तो अगर एक साथ देखें तो पॉजिटिव का मोमेंट इधर होने लगा, एक साथ देखें तो नेगेटिव का मोमेंट इधर होने लगा। तो अगर पॉजिटिव चलने लगा ए से बी, नेगेटिव चलने लगे बी से ए, तो यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया V1 V2। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे आ गया 10 वोल्ट और यहाँ पे आ गया 0 वोल्ट। सोचो, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो ए वाला हो गया 10 वोल्ट पर, अब बी वाला एंड हो गया 0 वोल्ट पर, क्योंकि नेगेटिव वाला हिस्सा 0 होता है, पॉजिटिव वाला हिस्सा पूरी वैल्यू होती है। बात समझ में आई? नेगेटिव वाला हिस्सा 0 होता है, पॉजिटिव वाला हिस्सा 10। तो करंट कहाँ चलने लगी? 10 से 0 की तरफ चलने लगी करंट। करंट चलने लगी 10 से 0 की तरफ, 10 से 0 की तरफ। करंट क्यों चली? जब पोटेंशियल डिफरेंस आया तभी कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, वेयर R कांस्टेंट होता है और R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का हिंदी में मतलब हुआ रुकावट, है ना? रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। तो V इक्वल टू कितना? IR। ओम ने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस देने पर अंदर करंट चलने लगती है। ये सब कब लागू है? ओम्स लॉ कब पास होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इफ देयर इज नो एनी चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस, मेनली टेम्परेचर में अगर आप चेंज ना करें तो वायर में चलने वाली करंट उस वायर के एंड पर प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर में चेंज ना करें तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। सिर्फ पोटेंशियल मत बोलना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना। तो बात खत्म। आ गया रेजिस्टेंस। अब इसी में हम लोग देखते हैं ग्राफ आता है। अब ग्राफ देखो क्या आते हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ। दो ग्राफ आते हैं, एक होता है IV, एक होता है VI। एक होता है IV, एक होता है VI ग्राफ। अब मैं तुमसे एक बात बताऊं, यहां से एक लाइन खींची, ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट आता है, याद रखना। ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट आता है, हमेशा स्ट्रेट आता है। ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट आता है, ध्यान देना बेटा, समझो। अब सोचो, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, वो क्या था? हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल टू IR, R निकाल लो, R इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I इक्वल टू R है। V अपॉन I इक्वल टू R है, इसी R को हम लोग कहते हैं स्लोप। इसी R को हम लोग कहते हैं tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना? R, और R कितना? V अपॉन I। समझे? तो R इक्वल टू होता है बेटा वोल्टेज अपॉन करंट, R को ही स्लोप कहते हैं। R इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा V अपॉन I। एक बात ध्यान देना यार, दोनों ग्राफ में IV ग्राफ क्या बताता है और VI ग्राफ क्या बताता है। अगर IV ग्राफ की बात करें तो जो इसका स्लोप होता है, ये सोच रहे हो, अगर मैं इसको थीटा ले लूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और यहां लिखूं tan थीटा, तो tan थीटा कितना आ रहा है? ये करंट है, तो ये हो गई करंट, ये हो गया वोल्टेज। ध्यान देना बेटा। तो अगर tan थीटा ले लिया तो ये करंट और ये वोल्टेज, तो कितना आ गया? I अपॉन V, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया? I अपॉन V, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और I अपॉन V किसके बराबर होगा? 1 अपॉन R के। I अपॉन V किसके बराबर होगा? 1 अपॉन R के बराबर होगा।
क्लियर हो गई बात? समझ रहे हो? चलो भाई देखते हैं ध्यान से। एक मिनट बेटा, एक सेकेंड बस बच्चों। चलो भैया देखो, सॉरी फॉर डिले। सोचो यहां अगर मैं tan थीटा लिया तो आया I अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना तो जानते ही होगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस I अपॉन वी। v अपॉन आई आर होता है, तो I अपॉन बी कितना 1 अपॉन आर। इसका मतलब tan थीटा यहाँ पे I अपॉन आर मतलब 1 अपॉन आर मिलता है, उल्टा रेजिस्टेंस का उल्टा मिलता है। यहीं पे आ जाओ जरा, यहाँ पे तुम थीटा ले लो, परपेंडिकुलर यहाँ बना लो, यहाँ v है तो यहाँ भी v होगा, यहाँ I होगा, तो यहाँ का tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब v अपॉन आई। v अपॉन आई मतलब r, यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा r आया। मतलब IV ग्राफ जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा देता है। IV ग्राफ जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा देता है, और जो बेटा VI ग्राफ होता है वो रेजिस्टेंस देता है। VI ग्राफ रेजिस्टेंस देता है और IV ग्राफ उल्टा देता है। बात समझ में आ गई? अब इससे क्या मतलब निकलता है? छोटी सी बात सिखाऊंगा, हमेशा याद रहेगी। छोटी सी बात सिखाऊंगा, हमेशा याद रहेगी। देखो क्या, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। IV ग्राफ, यहाँ पे कह देंगे कि 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, R3 R1 R2। सेम यहाँ पर देखो VI ग्राफ, 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, R3 R1 R2। तो पूछ रहे हैं तुमसे रेजिस्टेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। यहां पर भी कह रहे हैं रेजिस्टेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। ये पहला डायग्राम और ये दूसरा डायग्राम। आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ बेटा। पहले डायग्राम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा, उससे कम, उससे कम। दूसरे में किसका ज्यादा, उससे कम, उससे कम। बताओ बेटा फटाफट, तुरंत शुरू हो जाओ, मेन काम पे आ जाओ अब। अब आएगा मजा। हमें तो आंसर से मतलब है, बाकी बकैतियों से कोई मतलब नहीं हमको जिंदगी में। अब देखो भैया, कई बच्चों ने आंसर सही दिया, कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया, ये थोड़ा सा ठीक नहीं। कई बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, कई बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो बेटा अब सुनो, अब ध्यान देना मैं जो सिखा रहा हूं। IV ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप, IV ग्राफ में मैं कह रहा हूं, IV ग्राफ में, IV ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप रेजिस्टेंस उतना कम। इसमें स्लोप जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्लोप किसका, R2 का, उससे कम किसका, R1 का, सबसे कम किसका, R3 का। सबसे ज्यादा स्लोप सबसे छोटा रेजिस्टेंस, उससे बड़ा कौन, R1, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन, R3।
याद रखो, समझ रहे हो कि नहीं? आईवी ग्राफ में बच्चों यार प्लीज याद रखो, ये फिर दोबारा मौका नहीं आएगा सब सीखने का। आईवी ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप उतना छोटा रेजिस्टेंस, क्योंकि 1/r बताता था। वीआई ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। मतलब सबसे बड़ा स्लोप किसका? R2 का, उससे छोटा R1 का, सबसे छोटा R3 का। इसका मतलब R2 सबसे बड़ा, उससे छोटा R1, सबसे छोटा कौन? R3। ये आंसर हो गया। बच्चों हैंड रेस करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, ऐसे बच्चे तो पसंद है हमें। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। तो क्या याद रखा तुमने? हर एक क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुम सीखोगे, वो कहीं ना कहीं काम आएंगी। आईवी ग्राफ में स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। बोलो रे, आईवी ग्राफ में स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, और वीआई ग्राफ में स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। वो सादा सादा सी बात है, बात खत्म। इतना हम लोगों ने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, ठीक है? अब आगे देखो, अब हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ध्यान देना बेटा, अब हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आराम से सीखो, क्वेश्चंस में कल से आ जाऊंगा, हो सकता है आज भी क्वेश्चन कराऊं मैं कुछ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, देखो सबसे पहला रेजिस्टेंस, पहला नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये लेंथ है। तीसरा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। चौथा भी होता है, कौन बताएगा चौथा? कौन बताएगा चौथा? बेटा बताओ, परिधि, पायल, निष्ठा, नित्या, मीनाक्षी, मानव, कुशाग्र, बताओ मेरे बच्चों। ए बेटा बताओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वाह वेरी गुड यार। मतलब कुछ बच्चों ने बड़ा प्यारा आंसर दिया। नेचर ऑफ मटेरियल, कुछ रिलैक्सेशन टाइम पे भी पहुंच गए हैं, वो 12th का आंसर दे रहे हैं। वाह वेरी गुड। तो मैं 12th वाली बात तो अभी नहीं बता रहा। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? नेचर ऑफ मटेरियल। सबसे कम रेजिस्टेंस जो माना जाता है वो गोल्ड और सिल्वर का माना जाता है। इसीलिए एलोन मस्क ने अभी बोला है सिल्वर महंगी होने वाली है। सिल्वर क्यों होगी महंगी? क्योंकि टेस्ला, स्पेस एक्स, सुपर कंप्यूटर, ये सब सारा काम एलोन मस्क कर रहे हैं। अब उन सभी चीजों में ऐसा कंडक्टर चाहिए होता है जो कंडक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, जिसका रेजिस्टेंस कम हो, सुपर कंडक्टर की तरह काम आ जाए। तभी एलोन मस्क ने अभी बोला कुछ दिन पहले सिल्वर महंगी हो जाएगी। क्यों महंगी हो जाएगी? क्योंकि सारा सिल्वर खरीद लेगा वो। सिल्वर की उतनी ज्यादा वो प्रोडक्शन है नहीं, सब खरीद लेगा, सब खरीद लेगा तो मार्केट में सिल्वर कम हो जाएगी, सिल्वर कम तो महंगा, बात खत्म। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, अपने आप वो चीज महंगी हो जाती है। डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, वो चीज सस्ती हो जाती है। समझ रहे हो? इसीलिए अपनी जरा सप्लाई कम रखा करो तो डिमांड बढ़ जाएगी। याद रखना मेरे बच्चों, हमेशा सबके लिए अवेलेबल मत रहा करो, औकात गिर जाती है। तो R प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
उन बच्चों को आंसर दे दूं अब मैं जो रिलैक्सेशन टाइम आंसर दे रहे थे मेरे प्यारे बेटा। रिलैक्सेशन टाइम खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मैं तुमको कह दूं रिलैक्सेशन टाइम खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये चार बातें तुम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला तैयार होगा R प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R प्रोपोर्शनल टू ओके R प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनल हटा दो, R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, रो R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। रो का नाम क्या होता है मेरे बच्चों? ए बेटा, रो का नाम, रो क्या होता है? सही है। तो जो रो है उस रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसी रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ चीजें मैं न्यूमेरिकल सिखाते समय सिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर में सिखाऊंगा, जैसे किसी भी चीज का लिस्ट काउंट निकालना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की चीजें सब सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी स्मूथली चीजें सीखेंगे, क्योंकि घिचपिच कर दूंगा तो जो साल भर हुआ वो अब भी हो जाएगा, वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब तुम पेपर लेकर बैठो, सॉल्व करो कुछ घर पे, तो कम से कम मन में चीजें क्लियर हो कि हाँ इसको ये कहते हैं। घचपच सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा। स्मूथली फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टिविटी की? हम कहते हैं इफ लेंथ इक्वल टू यूनिट मीटर और एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो। देखो, अगर लेंथ और एरिया यूनिट मीटर और यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाए तो R इक्वल टू रो हो जाता है। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी जस्ट इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। देखो, resistivity of the material will be just equal to the resistance of the material when the length and area of the material is unit meter and unit meter square. When the length and area of material is unit meter and unit meter square, R equal to rho. ठीक है, ये तुम लोग इतना समझ गए। इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो बताओ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब बताओ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? चलो बेटा, कौन बताएगा रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? शुरू हो जाओ। ओके गुड, ये अच्छा लगता है हमको कि सारे प्यारे बच्चे हमारे आंसर देना शुरू कर देते हैं, और सारे बच्चों से उम्मीद है कि सब आंसर दो। रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? वेरी गुड, टेम्परेचर, ओके, मटेरियल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। देखो बेटा, अब है क्या? देखो मेरे बच्चों, रेजिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है? सबसे पहला, नेचर ऑफ मटेरियल। बहुत ध्यान देना आप, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा, टेम्परेचर।
दूसरा टेम्परेचर, तीसरा चार्ज डेंसिटी, तीसरा क्या, चार्ज डेंसिटी, कि छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है, कम या ज्यादा, छोटे से वॉल्यूम में कितने चार्ज प्रेजेंट है, कम या ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। चौथा मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड, तुम्हारी मम्मी गई मार्केट तनिष्क वाले के यहाँ, तनिष्क वाले के यहाँ, उससे कहा 24 कैरेट का गोल्ड दिखाओ, जेवर गहना, वो मना कर देगा। तनिष्क वाला 24 कैरेट का गोल्ड नहीं देगा, होगा जरूर, देगा ही नहीं। कारण क्या है, क्योंकि 24 कैरेट के गहने नहीं बनते। 24 कैरेट का जो गहना होगा ना, गोल्ड होगा, दांत से काट लो, इतना मुलायम होगा। इसमें उसमें मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी करना पड़ता है, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी। अब जैसे तुमने उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई, वो हार्ड हो गया, अब उसका गहना बनेगा 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट। गवर्नमेंट ने तो 8 कैरेट को भी अलाउ कर दिया। 8 कैरेट सोना इतना महंगा हो गया, बोले 8 कैरेट का भी बेचो, बेचो जो मिल रहा है बेचो। तो इम्प्योरिटी मिला दी, इम्प्योरिटी मिलाने पे क्या हुआ, वो हार्ड हो गया, उसकी कंडक्टिविटी कम हो गई, अच्छा कंडक्टर नहीं रह गया। जो 24 कैरेट का गोल्ड होगा मस्त कंडक्टर होगा यार, बिंदास। 20 वाला उससे कम अच्छा होगा, 18 वाला और 16 वाला और, वो बेकार होता जाएगा, करंट उसमें अच्छी नहीं चलेगी। तो मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, चार्ज डेंसिटी, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, इन सब पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इन सब पे डिपेंड करता है। कौन, रजिस्टिविटी। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना बोलो। हैंड रेस प्लीज, आगे बढ़ते जाऊं मैं तो बस ने इतनी परमिशन दे दिया करो कि आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ते जाओ। बहुत बढ़िया, चलो गुड, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट, फटाफट। देखो जी, अब हम लोगों को जो सीखना है वो है रजिस्टर्स इन सीरीज। पहले सीरीज सीखेंगे, बाद में पैरेलल। पेपर में इसका प्रूफ भी पूछ ले रहे हैं अब तो, पेपर में बेटा अब इस आजकल ना इसका प्रूफ भी पूछ ले रहे हैं। सीरीज का प्रूफ बताइए, रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया है, प्रूफ बताइए। क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका प्रूफ बताइए। कितने लोगों का आता है, हैंड रेज, हैंड रेज, व्हाट्सएप पे मत भेजना। कितने लोगों को आता है ये प्रूफ इसका, गुड यार, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अच्छा, एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर पिछला वाला दोबारा बता दो। देख मेरे बेटा, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, कुछ बातों पर डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर, लोहा लोहा ही रहेगा, लोहा लोहा ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा, सोने को लोहा और लोहे को सोना नहीं कर सकते, नेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके हम उसकी रजिस्टिविटी को बदल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी, चार्ज डेंसिटी और मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। इसीलिए कई जगह एलॉय यूज करते हैं, एलॉय, उसका रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, एलॉय की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तभी हम लोग एलॉय, कांस्टेंटन, टंगस्टन, नाइक्रोम, फाइक्रोम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। रेजिस्टेंस ज्यादा, रेड हॉट होकर चमकने लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा हीट पैदा करेगा, हम लोग एलॉय यूज करते हैं, उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा, उसी को मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी कहते हैं। एलॉय क्या होता है, कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है, इम्प्योरिटी वही मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, उस पर डिपेंड करता है
रजिस्टिविटी। बेटा समझ में आ गया? बता दो एक बार, आगे बढ़ जाऊं। नहीं बेटा, चार्ज डेंसिटी और इम्प्योरिटी रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है और मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी भी रेजिस्टेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 101% हो सकता है। रेजिस्टेंस भी डिपेंड कर जाएगा इन दोनों के ऊपर, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, रजिस्टर्स इन सीरीज, ध्यान देना बेटा, स्टार्ट करता हूं मैं। मान लो मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 3, प्यार से सीखना, R1 R2 R3, 3 रजिस्टर है बेटा। इन तीनों रजिस्टर से मैंने एक बैटरी जोड़ दी, स्विच लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, माइनस प्लस वोल्टेज लगा दिया। क्योंकि सीरीज में है भैया, सीरीज पैरेलल, ध्यान देना, सीरीज में हर जगह करंट सेम रहती है, हर जगह करंट सेम रहती है, हर जगह करंट सेम रहती है। सीरीज में ये वोल्टेज जो तुमने दिया वो 3 जगह टूटेगा, वोल्टेज टूट जाता है, वोल्टेज टूट जाता है। तो सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज टूट जाता है। मैं लिख देता हूं, हर चीज यहां होनी चाहिए। पहला, करंट रिमेन सेम, दूसरा, वोल्टेज विल ब्रेक, बात खत्म, करंट सेम, वोल्टेज ब्रेक। अब एक बात सोचो, एक बात याद रखना, इक्वेशन उसकी बनती है, इक्वेशन उसकी बनती है जो टूटता है, इक्वेशन उसकी बनती है जो टूटता है, उसी की कहानियां बनती हैं जो टूटता है। कौन टूटा? वोल्टेज टूटा। इक्वेशन किसकी बनेगी? वोल्टेज की। टूट गया, टूट के बिखर गया, तो इक्वेशन बन गई V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ लगा दो। V इक्वल टू क्या होता है? IR, पूरा सर्किट, पूरा सर्किट। V1 क्या? V1 क्या? IR1, IR1। V2 क्या? IR2 बेटा, IR2। V3 क्या? IR3, IR3। I हर जगह से मर गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बात खत्म। ये हो गया सीरीज। समझ में आ गया? हैंड रेस प्लीज, समझ में आ गया? एक आध दो काम तो कर दो बेटा, हैंड रेस कर दो फटाफट मेरे बच्चों। आगे बढ़ता जाऊंगा, पता चलता जाएगा, समझ में आता जा रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समय बर्बाद नहीं करना है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बहुत काम बचा है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। स्मूथली एक एक चीज करते चलेंगे, सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा, बढ़िया से। ठीक है, अच्छे से खत्म हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, अब पैरेलल की बात आती है। हमने कुछ रेजिस्टेंस ले लिए पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में, ये देखो बैटरी ले ली, स्विच लगा दिया, जोड़ दिया। हमने एक रेजिस्टेंस लिया बेटा R1, दूसरा R2, तीसरा R3, बैटरी का वोल्टेज V। करंट यहां से निकली I, R1 पर करंट टूट गई I1, R2 पर टूट गई I2, R3 पर टूट गई I3। लेकिन हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज हर जगह सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज हर जगह
सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज हर जगह सेम रहता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख भी दूं, क्योंकि ये चीज दोबारा मौका नहीं लगेगा बताने का। करंट विल ब्रेक। दूसरी बात, वोल्टेज रिमेन सेम। बात खत्म। और मैंने अभी बताया इक्वेशन उसकी बनती है जो टूटता है। कौन टूटा? करंट टूटी। तो करंट की इक्वेशन बन गई I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज मर गया तो 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। लो भैया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी खत्म होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इतना हम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। देखो ये था सीरीज में करंट हर जगह सेम, वोल्टेज टूटा, जो टूटा उसकी इक्वेशन बनी V इक्वल टू IR, IR1, IR2, IR3। करंट मर गया, आ गया प्रूफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर जगह करंट सेम, करंट कॉमन निकल के कट गया। यहाँ पे वोल्टेज कॉमन निकल कर कट गया, रेजिस्टेंस बच गया। आगे बढ़ते हैं। चलो एक चीज का आंसर दो, देखे कौन आंसर देता है। अब मजा आएगा ना वीडियो। ग्राफ है IV। अब देखें कौन बच्चा तेज, कौन बच्चा और तेज। मटेरियल A, मटेरियल B, मटेरियल A, मटेरियल B। बताओ, एट सेम वोल्टेज इन विच, ए और बी दो मटेरियल हैं, इन विच मटेरियल करंट विल बी लो। कौन से मटेरियल में करंट कम होगी? सबसे पहले आंसर देने वाले को दिल से शुक्रिया। सबसे पहले आंसर देने वाले को बिल्कुल बहुत बढ़िया। बेटा सी तो है ही नहीं, ये भी दो ही तो है, सी कहां से ले आया? ए पगलू चंद। थोड़ा तुमने थोड़ा निराश किया बेटा, तुमने थोड़ा निराश किया। ए और बी दोनों आंसर क्यों दे रहे हो? अभी सिखाया था मैंने, अभी सिखाया। ऐसी बातें मत करो यार। बताओ, मैंने बोला सेम वोल्टेज पर किसमें करंट ज्यादा या कम, जो भी। अब मिक्स आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि सब सही दोगे। गलत आंसर क्यों आया यार? ये गलत, धोखा हो गया। धोखा नहीं बेटा। देखो देखो बेटा, देखो आंसर सब। अभी मैंने क्या सिखाया था? IV ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा, IV ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो करंट कम पूछा था ना, तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर होगा बी वाले का।
अब मुझे बताओ कि गलत बात है ना बेटा, है ना गलत बात? तुम ए क्यों कह रहे थे? गलत, बहुत गलत बात हो जाएगी। ना बेटा ना, पाप लगेगा। गलत आंसर मत दो, सोच लो 2 मिनट, रिकॉल कर लो, फिर आंसर दो। नो जल्दीबाजी इन लाइफ, ठीक है? हाँ, तो आईवी ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, स्लोप कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, बात खत्म। चलो आंसर दो, आंसर दीजिए जरा, अभी पता चलता है आंसर। आईवी ग्राफ है, 1 2 3 4, ए बी, कलर चेंज कर यार, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब बताओ, ये 4 वायर्स है, 4 मटेरियल है, 4 मटेरियल्स, चारों मटेरियल हैं, ठीक है? in which मटेरियल, कौन से मटेरियल में, कौन से मटेरियल में करंट हाई होगी एट सेम वोल्टेज? हाई किस में होगी बताओ, करंट किस में हाई होगी? सबका आंसर आना चाहिए, वो भी सही, गलत नहीं सुनूंगा इस बार मैं, गलत बात नहीं। अब अच्छा लगा मुझे, एक बच्चे का आंसर गलत है अभी तक, 2 बच्चों का आंसर गलत है अभी तक, और कम से कम 40 बच्चों के आंसर सही हैं जो आंखों के सामने से निकलते जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 बच्चों के आंसर गलत है अभी तक, और लगभग 50 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चों के आंसर गलत, 3 के गलत हो गए। गुड, लगभग 50 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 50-51 होंगे लगभग, और 3 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सबके सही हैं। थैंक यू यार, ये तो चाहिए था मुझे, और क्या चाहिए। 3 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सबने सही दिया है। सल्यूट यार, सल्यूट टू यू, गुड। मैंने क्या बोला था, जिसका स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। मैंने पूछा हाई, तो सबसे ज्यादा स्लोप, सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा करंट, आंसर है ए, बात खत्म। क्लियर? मैं पूछता सबसे करंट कम किसकी, मिनिमम करंट किसकी, तो आंसर होता डी। स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, बात खत्म। तो आंसर होता डी। कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया, अच्छा, तो मुझको ये लगा कि चलो किसी ने बी और सी नहीं दिया, ठीक है, ए और डी दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर बेटा, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आईवी और वीआई का अंतर समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सुंदर, हैंड रेज कर दो, ये चाहिए और क्या चाहिए, हैंड रेज करो, समझ में आना चाहिए। गुड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरा बेटा, नेक्स्ट देखो, बहुत फायदा होगा इन क्लासेस से, बता रहा हूं तुमको। साल भर में भी जिस बच्चे ने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी ना, वो मेरे ऊपर आ जाओ, छोड़ दो अपने सारी चीजों जो तुमने साल भर किया है, मेरी बात मान लो, साल भर भी तुमने अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, इन सारी चीजों को पढ़ लोगे ना, डेली क्लास अटेंड करोगे ना, इतना सारी चीजें हम लोग कर लेंगे कि वहां अच्छा करा क्या होगा तुम, इतना विश्वास रखो, अच्छा करके आओगे तुम वहां पे।
कुछ नहीं छूटेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, डायग्राम वाले कंसेप्ट अभी सीखेंगे। 4 अलग अलग तरीके के मीटर दे दिए, बताओ कि इसमें ओम्स लॉ लगेगा नहीं लगेगा, जो आजकल पेपरों में आ रहा है ना। थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन भी सीखेंगे, कॉम्पिटिटिव वाले भी क्वेश्चन सीखेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आजकल आ रहा है सब सीखेंगे, अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो, है ना। दुख बस इस बात का होता है, दुख बस इस बात का होता है कि 68 बच्चा प्रेजेंट है इस समय, 77 से शुरू हुआ था, 68 बच्चा प्रेजेंट है और टोटल ग्रुप में बच्चा है 205। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनको सब कुछ आता है? थोड़ा दुख इस बात का होता है। और अगर सब कुछ आता है तो पेपर में नंबर क्यों कमा रहे हैं? अगर सब कुछ आता है और बिल्कुल एक्यूरेट आता है तो नंबर क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि मैंने भी एक आध दो सेक्शन में वाइवा लिया तो बहुत बेसिक बेसिक बातें पूछी और कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया। उन आंसर को गलत देके मुझको लगा कि बच्चों को यार ये तो दिक्कत कहीं ना कहीं है, आंसर गलत दे रहे हैं वाइवा में, उसी वजह से उनके नंबर कट गए, बच्चों के नंबर जो कि नहीं कटने चाहिए थे उन क्वेश्चन पे, मजबूरी बस वो नंबर कट गए। नंबर काटा थोड़ी पसंद है ना। इसी वजह से मैंने कम से कम 10-15 बच्चों को ये कहा बेटा दोबारा आके वाइवा दे दो। उनमें से मैंने उनको 4-5 दिन का टाइम दिया, मैंने कहा जाओ पढ़ो, 4-5 दिन जाओ पढ़ो आराम से, 4-5 दिन बाद आना वाइवा देना दोबारा। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चे नहीं आए। जो बच्चे दोबारा आए अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि वो इम्प्रूवमेंट करके आए। पूछ के गए हमसे कि सर 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, 1 चैप्टर अपने मन से याद कराएं। बिल्कुल जाओ याद कराओ। इम्प्रूव करके आए, क्वेश्चंस के आंसर दिए, उनके नंबर बढ़ गए। तो सोचो यार, हम चाहते हैं कि नंबर बढ़े, हम क्यों काटे किसी के नंबर? बताओ क्यों काटे? सबको नंबर अच्छे मिलने चाहिए, ये तुम्हारा हक है, तुम्हें अच्छे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन हक लेने के लिए भी कम से कम सामने अपने आप को प्रेजेंट करो। 5 क्वेश्चन पूछे, 3 अच्छे आंसर दो, कम से कम 3 अच्छे आंसर दो। एक भी आंसर नहीं दोगे तो मजबूरी है थोड़ा, समझ रहे हो। मेहनत करो, मेहनत करो, समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से जरा लगना चाहिए कि अच्छे बच्चे हो। हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो मेरे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट क्या है, सुनना। कहा जाता है कि अगर कोई वायर है, वायर का रेजिस्टेंस भी होगा, वायर का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। जब किसी वायर में से कोई करंट चलती है, जब किसी वायर में से कुछ करंट चलती है तो वायर हीट होता है। तो वायर क्या होता है? हीट होता है। समझना ध्यान से। तो इसका मतलब ये है, तो किसी वायर में करंट देने की वजह से हीट का डेवलप होना ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। किसी वायर में करंट देने की वजह से हीट पैदा होना ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, करंट चली तो हीट बनी, हीट पैदा हुई, वायर गर्म पड़ा, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले देखो क्या क्या आएंगे। हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले ध्यान देना जरा। हीट एक तरीके की एनर्जी है बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड पर। हीट एक तरीके की एनर्जी है, हीट एक तरीके की एनर्जी है। करंट दी, हीट पैदा हुई, हीट एक तरीके की एनर्जी है। और दुनिया में कोई भी एनर्जी क्या होती है? वर्क। दुनिया में कोई भी एनर्जी क्या होती है? वर्क। कोई भी एनर्जी क्या होती है? वर्क। इसका मतलब हीट एनर्जी भी वर्क है। तो मैं क्या करूं? मुझे हीट के फॉर्मूले लाने हैं तो मैं हीट नहीं वर्क के फॉर्मूले लाऊंगा, कहूंगा जो ससुरा वर्क था वही तो हीट है।
हीट एनर्जी है और एनर्जी क्या, वर्क। तो हीट के फॉर्मूले लाऊं कि वर्क के लाऊं? मन में सोच के बोलो, हम समझ जाएंगे। हीट एनर्जी है और एनर्जी है वर्क, तो मैं हीट के फॉर्मूले लाऊं कि वर्क के फॉर्मूले लाऊं? वर्क के। और वर्क के फॉर्मूले ला के कहूंगा अरे ये तो हीट है। करते हैं शुरू। लो जी शुरू करते हैं। लो जी शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला जानते हैं हम, वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q। यहीं से शुरुआत होती है। V इक्वल टू W अपॉन Q। W निकालो। W इक्वल टू VQ, पहला फॉर्मूला। W इक्वल टू कितना, VQ। बात समझ में आ गई? VQ कह दिया। फिर हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT। यहां लगाओ। तो जैसे ही Q इक्वल टू IT लगाया तो W इक्वल टू हो गया VIT, दूसरा फॉर्मूला। फिर हम जानते हैं V इक्वल टू होता है IR। यहां लगाओ। ए बेटा, तो W का एक और फॉर्मूला IR इंटू I इंटू T। तो W का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। लो भैया, एक और वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब हम जानते हैं I इक्वल टू होता है V अपॉन R। I इक्वल टू V अपॉन R। इस I इक्वल टू V अपॉन R को यहां लगाओ। जैसे ही लगाओगे तो W का फॉर्मूला बनेगा, W का फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R से R मर गया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बना, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये भी W का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया, W का। मैं तभी कुछ बोलूंगा तुमसे जब तुम बोलोगे मुझसे वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स। जानते ही होगे, वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स। बताओ, तुम बताओ, क्या तुमको ये फॉर्मूले बनाने आ गए? ये मेरे बच्चों, हैंड रेज कर दोगे मेरे लिए? क्या तुमको ये फॉर्मूले बनाने आ गए बेटा? हैंड रेज कर दो यार, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूले बनाने में बड़ी दिक्कत रहती है। चलो अच्छी बात है, हैंड रेज तो कर सकते हैं सब लोग, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल आ गए बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ बेटा, एक बच्चा कह रहा है लव यू बेटा, आई लव यू 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। और बता, वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू WQ। हमें W इक्वल टू VQ, हमें सब W लाना है, W। Q इक्वल टू IT लगाया तो W इक्वल टू VIT। V इक्वल टू IR लगाया, W इक्वल टू I स्क्वायर RT। I इक्वल टू V अपॉन R लगाया, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। और मैं क्या कह रहा था, और मैं मेरे बच्चों ये कह रहा था कि W कौन है, हीट। हीट मतलब H। सारे फॉर्मूले इंटर कन्वर्ट कर दो, यहां से शुरू करना। H इक्वल टू VIT, पहला फॉर्मूला हीट का। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, दूसरा फॉर्मूला हीट का। H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, तीसरा फॉर्मूला हीट का। लो बच्चों, हीट आ गई तुम्हारे सामने। लेके चले थे वर्क और लेकर आए हैं हीट। लेके चले थे वर्क और लेकर आए हैं हीट। आगे हीट के सारे फॉर्मूले, आगे हीट के सारे फॉर्मूले। बच्चों यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, हीट के सारे फॉर्मूले आ गए।
या आगे मेरे प्यारे बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर सुनो। इसी में मैं तुमसे कहूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे यार दूसरा, एनर्जी क्या होती है? वर्क, मतलब डब्लू। एनर्जी क्या? वर्क मतलब डब्लू। फिर वही कहानी, लो भैया एनर्जी पता करनी है इलेक्ट्रिकल, फिर वही मैं शुरू करूंगा। डब्लू इक्वल टू क्या? वी क्यू, क्यू इक्वल टू आई टी, डब्लू इक्वल टू वी आई टी पहली, फिर वही चीज लिख रहा हूँ, V इक्वल टू आई आर लगाया, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी दूसरी, I इक्वल टू वी अपॉन आर लगाया, तो W इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी तीसरी। चलो भैया एनर्जी के 4 फार्मूले भी वही आ गए फिर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एनर्जी के फॉर्मूले आ गए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, बात खत्म, वही फॉर्मूले हैं, हम क्या करें। लेकिन तुरंत एक नाम आता है, तुरंत एक नाम आता है, तुरंत एक नाम आता है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। और पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। पावर इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, समझे? पावर इक्वल टू कितना? वर्क अपॉन टाइम। समझेंगे ध्यान से, 1 सेकंड का टाइम दे दो जरा हमको। बस हो गया। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। एनर्जी स्टेमिना, पावर ताकत। राहुल द्रविड़ स्टेमिना, क्रिस गेल पावर। समझ रहे हो? जो 2 दिन तक खेलता रह जाए, 2 दिन खेल ले गर्मी में, स्टेमिना एनर्जी। अब जो जाके खाली 10-15 ओवर मार दे 200 रन, क्रिस गेल पावर, एक हाथ से छक्का। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कम समय में ज्यादा काम किया तो पावर ज्यादा है, समझ रहे हो? ज्यादा देर तक कुछ चीज करता रह गया, थोड़ा थोड़ा ही काम किया, देर तक किया, एनर्जी, कैपेसिटी। तो पावर का पहला फॉर्मूला तो तुम्हारे सामने चमक रहा है, पावर का पहला फॉर्मूला यही होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या करूं, इस फॉर्मूले को लाऊं, वर्क की जगह वो फॉर्मूला वी आई टी अपॉन टी, टी से टी मरा, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला वी आई। एक एक करके रखते जाओ, एक एक करके रखते जाओ, एक एक करके रखते जाओ। तीसरा फॉर्मूला पावर इक्वल टू ये रख दो, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी मरा, तो पावर इक्वल टू कितना? आई स्क्वायर आर। लो बेटा पावर का दूसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट P इक्वल टू वर्क की जगह ये रख दो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, टी से टी मरा, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। खत्म। तो पावर के कितने फार्मूले? पावर का पहला फार्मूला, पावर का दूसरा फार्मूला, पावर का तीसरा फार्मूला, पावर का चौथा फार्मूला। क्या तुम लोगों को ये फार्मूले समझ में आए या नहीं आए? हैंड रेज प्लीज मेरे बच्चों। नहीं, देखो बेटा, हैंड रेज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
देखो बेटा, सही है। तो हम लोगों ने वर्क के भी फॉर्मूले सीख लिए, हीट के फॉर्मूले सीख लिए, पावर के फॉर्मूले सीख लिए। क्लियर होगी बात? हमने पावर पावर सब सीख लिया, हम लोगों ने पावर पावर सब सीख लिया। क्लियर हो गई बात? चलो भैया, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे स्विच ऑफ करते हैं। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद कल। इसको पढ़ लेना, पूरी पीडीएफ को एक बार चार्ट डालना, बिल्कुल 15-20 मिनट लगेगा, अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, बढ़िया खाओ पियो।